नमस्कार दोस्तों, जीबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनटीए यूजी नेट पेपर वन का महामैराथन मॉक टेस्ट संख्या 28 है। अब की बार नेट जरपा दोस्तों टेस्ट दो 100 से 60 तो जरा पक्का समझो, ठीक है। तो जो भी हमारे साथी आ गए हैं, हमारा वेलकम करते हैं सबसे पहले उनका। हाँ जी, रवि जी वेलकम, हिस्ट्री ज्ञान जी वेलकम, सुमन जी, समा अंजुम जी वेलकम, दीपक जी वेलकम, शोभा कुमार जी वेलकम, धनराज जी वेलकम, ज्योति बब्बर जी, मीना कुमार जी, मोहन शर्मा जी, संजय कुमार जी, राहुल जयदेव जी, राजू कुमार जी वेलकम, रोहित जसवाल जी वेलकम, हिमांशु शर्मा जी, सैम रफीक जी वेलकम, ज्योत्सना यादव जी वेलकम, ऋषि जी वेलकम, भाग्यश्री राणा जी वेलकम, अफरोज जी वेलकम, अंतरानी वेलकम और सौरभ जिंदे जी वेलकम। दोस्तों शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी लाइक नहीं अभी लाइक कर दीजिए, ठीक है। अभी काफी किसी आधों ने लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए सभी पहले, ठीक है। फिर भूल जाओगे आप। हमारा नाम आप जानते हो दोस्तों, देव कुमार पीएचडी इतिहास, एक बार जैरब चारबाग नेट पास, ठीक है। हमारा नंबर 8755475312 पर संपर्क आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों, लाइक चैट और ज्वाइन बटन नया है दोस्तों, जिन्होंने लाइक किया लाइक कर दीजिए, ठीक है। फिर आइए शुरू करते हैं। आज जो हैंड राइटिंग में है, ठीक है, पेपर पहला सवाल आपके सामने है और 10 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा भ्रष्टाचार शब्द की परिधि में आता है? सरकारी पद का दुरुपयोग, दूसरा नियमों कानूनों और मानकों से विचलन, तीसरा जब कार्रवाई आवश्यक हो तो कार्रवाई न करना, और चौथा लोक संपत्ति को नुकसान। तो रिवीजन होगा आपका, ठीक है, आपका रिवीजन होगा। निम्न में से कौन सा भ्रष्टाचार शब्द की परिधि में आता है? शिव कुमार जी वेलकम, शेखावत जी वेलकम, नीलम जी वेलकम। दोस्तों तो पहले सवाल का सही आंसर है, चारों ही ऑप्शन जो है भ्रष्टाचार की श्रेणी परिधि में आते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से किसे संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? पहला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, ठीक है। दूसरा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, तीसरा राज्य का राज्यपाल और चौथा है मुख्य चुनाव आयुक्त। दोस्तों आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई नया सवाल जैसे वैसे तो नहीं है, ठीक है दोस्तों। हो है कुछ नए सवाल भी हैं, मगर आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप, रिवीजन ही बेस्ट है आज दोस्तों। दूसरे सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक, राज्य का राज्यपाल। क्योंकि दोस्तों ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप समझते होंगे, राज्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक वो चाहे तब तक राज्य को किसी राज्य को राज्यपाल को रख सकता है, अदरवाइज वो कर सकता है, ठीक है। तीसरा सवाल आपके सामने, भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्न में से कौन से हैं? पहला अभिगम, साम्य, इक्विटी, ठीक है, इक्विटी, एक्सेस, गुण एवं प्रकर्ष, प्रासंगिकता, मूल्य आधारित शिक्षा और अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा। तो भारत में उच्च शिक्षा में से कौन से हैं? आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार हम भी चेक कर ले जरा।
आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ तो दोस्तों, अगर आप आवाज क्लियर आ रही है तो बता दीजिए प्लीज। शिवानी जी वेलकम। आवाज डबल आ रही है। मैं भी एक बार चेक कर रहा हूँ, एक बार लीड लगा चेक कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों, तीसरा सवाल आपके सामने ये रहा, ठीक है। तीसरा सवाल है, भारत में दोस्तों तीसरे सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पांचों ही ऑप्शन इसमें से ठीक है। ठीक है, पांचों ऑप्शन ये ठीक है इसके। चौथा सवाल आपके सामने, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से इसे फरवरी 2017 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुलाध्यक्ष विजिटर का पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो अब भी जो है गड़बड़ हो रही बात। क्या कर हाँ दोस्तों, चौथा सवाल आपके सामने ये रहा, ठीक है। तो चौथा सवाल है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और तेजपुर यूनिवर्सिटी। तो जो चौथा सवाल सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है, JNU। पांचवा सवाल आपके सामने, राष्ट्रीय सांस्थानिक श्रेणीक्रम ढांचा दोस्तों NRIF, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्न में से किस देश में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज 2017 का स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों अब की बार जो है 2020 आएगा, ठीक है, 2020 आने।
तो दोस्तों पांचवा सवाल आपके सामने, ठीक है ये रहा। तो दोस्तों 2017 में जो आया था वो आया था मिरांडा हाउस, और 2020 में जो आया है, ठीक है, 2020 में जो कॉलेज है जो पहले स्थान पर है NIRF के अनुसार, ठीक है, तो वो है मिरांडा हाउस ही है। दूसरे पर जो है तो वो है लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन, ठीक है, थोड़ा सुन लेना आप। और तीसरा जो कॉलेज है दोस्तों वो है हिंदू कॉलेज। तो तीनों ही कॉलेज ये नई दिल्ली के हैं, ठीक है। अब सही आ गया दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये थी कॉलेज की बात। कॉलेज में जो 2020 में NIRF का जो अनुसार है कॉलेज, सर्वश्रेष्ठ कॉलेज मिरांडा हाउस पहले पर है, दोस्तों लेडी श्री राम कॉलेज जो है वो दूसरे पर है, और तीसरे पर है हिंदू कॉलेज। अगर यूनिवर्सिटी की बात आ जाए दोस्तों, तो यूनिवर्सिटी में दोस्तों, ठीक है, IIS बंगलोर, ठीक है, बेंगलुरु पहले स्थान पर है, और जवाहरलाल नेहरू JNU आ गया है दूसरे नंबर पर, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3 पर आ गया है BHU तीसरे नंबर पर। पहले नंबर पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और तीसरे पर आ गया है BHU। सवाल आपके सामने है, उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के कौन कौन से अवगुण हैं? पहला, विश्व पाठ्यक्रमों के साथ सम्मुखीकरण। दूसरा, शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ावा। तीसरा, शिक्षा का वस्तुकरण। और चौथा है शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी। अब सही आ रही है आवाज? उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के कौन कौन से अवगुण है? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दूसरा, शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ावा, अवगुण शिक्षा का वस्तुकरण, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4, शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी। दोस्तों ये है अवगुण है इसके। सातवां सवाल आपके सामने, निम्न में से डीम्ड यूनिवर्सिटी के विषय में सही कथन कौन सा है? पहला, राज्यों के राज्यपाल डीम्ड यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति चांसलर होते हैं। दूसरा, वे अपना पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या बना सकते हैं। तीसरा, वे दाखिले तथा शुल्क के विषय में अपने दिशा निर्देश बना सकते हैं। और चौथा, वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों सातवें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि A, C और D, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी दोस्तों अपना पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या नहीं बना सकता है, ठीक है, कोर्स वर्क, क्योंकि जो UGC है उसका ही चलता है वहां पर। आठवां सवाल आपके सामने, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम निम्न में से कौन सा तात्कालिक रूप से अनिवार्य नहीं होता है? पहला, राज्य विधानसभा को भंग किया जाना। दूसरा, राज्य में मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी किया जाना। तीसरा, राज्य में प्रशासन को केंद्र सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ले लेना। और चौथा है नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा तात्कालिक रूप से अनिवार्य नहीं होता?
दोस्तों 8वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पहला राज्य विधानसभा को भंग किया जाना, और दूसरा चौथा नए मुख्य सचिव की नियुक्ति। दोस्तों ये अनिवार्य नहीं है, जबकि दूसरा अनिवार्य है और तीसरा अनिवार्य हो जाता है। 9वां सवाल आपके सामने, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करने के बजाय निम्न में से कौन सा सद आचरण प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? ठीक है, पहला राज्य के राज्यपाल, दूसरा भारत के महान्यायवादी, तीसरा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और चौथा है केंद्र शासित क्षेत्र का प्रशासक। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, वेलकम। दीपक 4G वेलकम, मोनिका जी वेलकम। मोहन जी क्या कह रहे हो, इसमें कुलपति राज्यपाल होता है क्या? कौन सा सवाल है इसमें? 7वां। चलो वीडियो के लास्ट में जो है हम डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों 9वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल तीसरा। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 10वां सवाल, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे केवल राष्ट्रीय आपदा काल के दौरान ही भंग किया जा सकता है। दूसरा, राज्य सभी राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तीसरा, राज्यसभा के सदस्य को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाध्यकारी नहीं है। और चौथा, राज्यसभा में किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्यपाल जो होता है दोस्तों वो होता है प्रसाद, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, यानी कि जब तक वो चाहता है तब। और दोस्तों एक होता है उसके आचरण, अगर कोई भी हमने किसी की नियुक्ति की, अगर उसका आचरण ठीक होगा तो उसको अपने पद पर रहने का अधिकार होगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन एक बार देख लेंगे मोहन जी, एक बार चलो। तो 10वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा। ठीक है, दूसरा और तीसरा सही है, क्योंकि दोस्तों राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। यानी कि दोस्तों जो ठीक है, 11वां सवाल आपके सामने, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को निम्न में से किसमें असंवैधानिक घोषित किया गया है? भारत के उच्चतम न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ने, या भारत के राष्ट्रपति ने? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को निम्न में से किसने असंवैधानिक घोषित किया है? दोस्तों सही आंसर है भारत के उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने। 12वां सवाल आपके सामने, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्न में से सही है? पहला, राष्ट्रपति राज्यपाल व शासनाध्यक्ष दोनों हैं। संसद सर्वोच्च है। तीसरा, उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है। चौथा, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य हैं। ठीक है दोस्तों, वाद योग्य हैं। दोस्तों सही आंसर है
दोस्तों वैसे ये कूट जो है मेरे ख्याल से ये इसमें नहीं लग रही है, ठीक है। कूट दोस्तों ये गलत लगाए गए हैं। जो कूट है दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर 12 में का दोस्तों बी तो गलत है, क्योंकि संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। जहां बी आ जाएगा वो गलत है, ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें सी जो है उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है, ठीक है। ये ठीक है और बाकी सब गलत हैं। 13वां सवाल, निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? पहला, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। दूसरा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना। तीसरा, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। और चौथा है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा करना। दोस्तों मौलिक कर्तव्य होते हैं तो, ठीक है। क्योंकि मौलिक कर्तव्य दोस्तों वो होते हैं जो आदमी को, इंसान को करने होते हैं, ठीक है। जो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो इंसान के, नागरिक के ऊपर, ठीक है। तो 13वें सवाल का तो 13वें सवाल का जो सही आंसर है वो है 13वें का दोस्तों बी ठीक है, ठीक है। मान करना मौलिक कर्तव्य है ये, ठीक है। और प्राकृतिक दूसरा ठीक है। और चौथा ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा करना, ठीक है। 14वां सवाल आपके सामने, नीति आयोग के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक सांविधिक निकाय है। तीसरा, यह ना तो संवैधानिक निकाय है ना ही सांविधिक निकाय है। और चौथा, यह दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यह एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। और दोस्तों ये एक थिंक टैंक है, यह एक चिंतन कोश है। 15वां सवाल आपके सामने, उच्च शिक्षा की संस्थाओं में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं दूसरा, विद्यार्थियों और वैश्विक पूर्णताओं का संपोषण। तीसरा, विद्यार्थियों और अध्यापकों में मूल्य व्यवस्था विकसित करना। और चौथा, आधार देना। दोस्तों 15वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। पहला कहता है क्योंकि राष्ट्रीय विकास में अवदान नहीं करता है।